बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शहराम खालिद। इस बुलेटिन में मैं हूँ सैयद तनसीर ज़ैदी और मैं हूँ अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। नाज़रीन, नैब में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले हुए। डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंगी को हटा दिया गया है। डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद को भी हटा दिया गया। डीजी नैब बलूचिस्तान को भी हटाया गया है, जबकि डीजी नैब सखर और मुल्तान का भी तबादला कर दिया गया है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुख्तलिफ तकर्रुर और तबादले किए गए हैं नैब में, और इस पर बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ हुसैन अहमद से। हुसैन बताएगा। हुसैन अहमद से भी रब्ता करेंगे। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि नैब में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंगी को हटा दिया गया है, जबकि डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद को भी हटा दिया गया है। इसी तरह डीजी नैब बलूचिस्तान, डीजी नैब सखर और मुल्तान का भी तबादला कर दिया गया है। तो नैब में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। इस हवाले से आपको बता रहे हैं। डीजी नैब लाहौर की अगर बात करें तो सलीम शहजाद को भी हटा दिया गया है। डीजी नैब बलूचिस्तान को भी हटा दिया गया। इस पर बात करेंगे हुसैन अहमद से। हुसैन अहमद, नैब में किए जाने वाले तकर्रुर और तबादलों के हवाले से मज़ीद बताइएगा। जी देखिए, नई हुकूमत आते ही और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस है और जो तरमीमी बिल था उसकी मंजूरी के साथ ही बड़े पैमाने पर तबादले सामने आए हैं। डीजी नैब रावलपिंडी इरफान नईम मंगी को भी ओहदे से हटा दिया गया है और उनको ट्रेनिंग एंड रिसर्च डिवीजन में तैनात किया गया है। डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद को भी ओहदे से हटा दिया गया है और उनकी जगह मिर्जा सुल्तान मोहम्मद सलीम नए डीजी नैब लाहौर तैनात किए गए हैं। इसी तरह डीजी नैब बलूचिस्तान फरमान उल्लाह का भी तबादला रावलपिंडी कर दिया गया है। मिर्जा सुल्तान मोहम्मद सलीम जो है वो पहले डीजी नैब सखर थे, जबकि मसूद आलम खान नए डीजी नैब सखर जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। इसी तरह नोमान असलम को डीजी नैब बलूचिस्तान लगा दिया गया है, जबकि फयाज अहमद कुरैशी नए डीजी नैब जो है वो मुल्तान जो है वो तैनात किए गए हैं। इन तमाम तबादलों में जो बड़ी पैमाने पर तबादले हैं वो डीजी नैब रावलपिंडी और डीजी नैब लाहौर का तबादला जो है वो काफी अहम है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रोफाइल जो है वो केसेस चल रहे थे, जिसमें शरीफ खानदान के केसेस हैं और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और जाली बैंक अकाउंट्स के केसेस जो है वो शामिल थे। ताहम दोनों जो यहाँ पर ब्यूरो थे, दोनों पर जो है वो डीजी नैब जो है वो नए लगा दिए गए हैं और पुराने जो डीजी नैब थे उनको जो है वो ओहदे से हटा दिया गया है। जी हुसैन अहमद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि महंगाई में पिसे कराची के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर है। बिजली फी यूनिट 9 रुपये 44 पैसे महंगी कर दी गई है। ये इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन पर 380 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। राना तारिक की रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन नेपरा की सरबराही में के इलेक्ट्रिक की बिजली 11 रुपए 34 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने बताया कि मई में PLL के कॉन्ट्रैक्टर्स डिफॉल्ट कर गए थे। चेयरमैन नेपरा के इस्तफसार पर के इलेक्ट्रिक हुकाम ने बताया कि ईंधन को पीक डिमांड में इस्तेमाल किया। मेंबर नेपरा रफीक शेख ने कहा कि के इलेक्ट्रिक सस्ती बिजली होते हुए क्यों हासिल नहीं कर रही। सस्ती बिजली न लेने की मंतक समझ नहीं आती। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने बताया कि नेशनल ग्रिड में शॉर्टफॉल के बाइस हमें कम बिजली दी जा रही है। दलाइल सुनने के बाद नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 9 रुपए 66 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। और बिजली बहरान पर बात करें तो मुल्क भर में बिजली शॉर्टफॉल में इजाफा हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली शॉर्टफॉल 7,919 मेगावाट है, जबकि बिजली की मजमूई पैदावार 21,081 मेगावाट, कुल तलब 29,000 मेगावाट है। इस्लामाबाद से राना तारिक की ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,919 मेगावाट तक पहुंच गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 21,081 मेगावाट है और कुल तलब 29,000 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दुरानिया ज्यादा है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक पानी से बिजली की पैदावार 5,227 मेगावाट, सरकारी थर्मल प्लांट से 1,591, निजी शोबे के बिजली घर 10,135, विंड पावर प्लांट से 1,627 और सोलर प्लांट से बिजली की पैदावार 111 मेगावाट है। बैगास से चलने वाले प्लांट से 122 मेगावाट और जोहरी ईंधन से 2,268 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। नाजरीन, लोड शेडिंग बेकाबू जिन बन गई है। लेस्को रीजन में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 10 घंटे तक जा पहुंचा। तवील लोड शेडिंग से शहरी जहनी अजियत का शिकार हो गए। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए।
ईद कुर्बान की आमद लेकिन लोड शेडिंग का अजाब जूं का तूं। लेस्को रीजन में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 7 घंटे लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई। देही इलाकों में 9 घंटे से 10 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की बंदिश से घरेलू खवातीन और बच्चों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। उधर इस बकरा ईद पर भी लोड शेडिंग का अजाब मुसल्लत रहेगा। गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने इंदिया दिया है कि ईद पर लोड शेडिंग में कमी जरूर आएगी, लेकिन मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सकता। हुकूमत के इस फैसले पर शहरियों का पारा हाई हो गया। कहते हैं हुकूमत कम अज कम ईद तो सुकून से करने देती। पेट्रोल बहुत महंगा कर दिया, ऊपर से लोड शेडिंग भी कर रहे हैं, तो ये सियासतदान किस बात के हैं अगर ये इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। कारोबार भी बंद होंगे, वो भी इनका बहाना नहीं है कि मार्केटें चल रही हैं इस वजह से बिजली का जो ज़िया हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस बार भी ये ईद पे लोड शेडिंग करते हैं, अपने वादे पे पूरा नहीं उतरते, तो ये इनकी नाअहली होगी। दूसरी जानिब शहरियों ने शिकवा किया है कि लेस्को अफसरान लोड शेडिंग और बिजली की बंदिश की शिकायत ही नहीं सुनते। कैमरामैन नासिर अंसारी के साथ हनीफ खान, 92 न्यूज़, लाहौर। मुल्क की माशी सूरत हाल पर बात करें तो इंटरबैंक में डॉलर 60 पैसे सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 204 रुपए 85 पैसे का हो गया, जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान आज देखा गया। हानन इंडेक्स में 131 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। तो इस हवाले से आपको बताया कि इंटरबैंक में डॉलर 60 पैसे सस्ता, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 204 रुपये 85 पैसा का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात करें तो वहाँ पर मंदी का रुझान देखने में आया और 100 इंडेक्स में 131 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। इंटरबैंक में डॉलर 60 पैसे सस्ता हुआ है और इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 204 रुपये 85 पैसे की हो गई है। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान देखने में आया और 100 इंडेक्स में 131 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। और नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब की मार्केट कमेटियों को तहलील करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। अदालत ने तमाम दरख्वास्तें मंजूर करते हुए निपटा दी हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पंजाब की मार्केट कमेटीज को तहलील करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया गया है और अदालत ने तमाम दरख्वास्तें मंजूर करते हुए दरख्वास्तें निपटा दी हैं। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब की मार्केट कमेटीज को तहलील करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया गया है। महकमा इंक्वायरी करना चाहे तो कर सकता है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए, जबकि दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि मार्केट कमेटीज को चेयरमैन ने किसी कानूनी जवाज़ के बगैर तहलील किया। और बदलते मौसम की बात करें तो कराची में आज भी मतला अबर आलूद है। चारों तरफ बादल छाए हुए हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज कराची में बारिश होने के वाज़े इम्कानात हैं। ताहम शहर कायद में नालों की सफाई आज भी मुकम्मल नहीं हो सकी। कराची से ये रिपोर्ट देखिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बादल बरसे, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। रात में बारिश होते ही बिजली गायब हो गई। हब्स की वजह से शहरी सुकून की नींद भी नहीं ले सके। आज दिन में भी शहर में बादल छाए हुए हैं। समंदरी हवाएं थम थम कर चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 70% है, जिसकी वजह से हब्स की कैफियत है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज भी शहर में बादल बरसने का इम्कान है। कुछ इलाकों में बादल ज्यादा तो कुछ में कम बरसेंगे। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। शहर में तेज बारिशों की पेशगोई के बावजूद नालों की सफाई मुकम्मल नहीं हो सकी है। बेशतर नालों में कचरा मौजूद है, जिसकी वजह से तेज बारिशें होने की सूरत में पानी की निकासी मुश्किल हो जाएगी। शिराज अहमद, 92 न्यूज़, कराची। और कराची में इस वक्त भी बादल छाए हुए हैं, ताहम हवा में नमी ज़्यादा होने की वजह से हब्स ज़्यादा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में आज तेज़ बारिश होने का इम्कान है। बात कर लेते हैं फयाज यूनुस से। फयाज, बताइएगा कितने चांसेस हैं बारिश के? जी बिल्कुल, कराची में सुबह से काले बादल छाए हैं, समुद्री हवाएं थम चुकी हैं, हब्स की कैफियत है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में 32 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जाने के इम्कानात हैं। हब्स की वजह से कराची के शहरी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका ये कहना है कि गर्मी की शिद्दत में एक मरतबा फिर इजाफा हो चुका है। लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में किसी मकामात पर हल्की तो कहीं तेज़ बारिश के इम्कानात हैं और 5 जुलाई तक ये स्पेल जो है कराची में रहेगा। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के बावजूद कराची के मुख्तलिफ मकामात
मकामात पर जो छोटे बड़े नाले हैं उनमें ताहाल मुकम्मल तौर पर नकासी नहीं की जा सकी। गंदगी के ढेर इन नालों के अंदर मौजूद हैं। कराची के शहरी कहते हैं कि फौरी तौर पर बल्दियाती इदारे मुतहर्रिक हों, कराची के तमाम छोटे बड़े नालों को साफ करें, क्योंकि जिस तरीके से सुबह से बादल छाए, अगर तेज़ बारिश हो गई तो तमाम तर नाले भर जाएंगे, जिसकी वजह से कराची के शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, आपको बताएं कि मानसून के जलवे जारी हैं। गर्मी की शिदत में कमी आ गई। आज भी मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात ने कल तक बारिशों की पेशगोई कर रखी है। इस्लामाबाद से तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। आज भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान और सिंध के बाज़ इलाकों में भी बादल बरसने का इम्कान है। ताहम पंजाब के जनूबी अजला गर्म रहेंगे। महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। एक बार फिर से बात करेंगे सियासत के हवाले से। लाहौर बैंकिंग कोर्ट में FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। मोनिस इलाही समेत दीगर मुल्ज़िमान अदालत पहुंचे और हाजिरी मुकम्मल करवाई। अदालत ने FIA को आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए मोनिस इलाही समेत दीगर मुल्ज़िमान की अबूरी जमानतों में 14 जुलाई तक तौसीह कर दी है। लाहौर बैंकिंग कोर्ट में FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। साबिक वफाकी वजीर मोनिस इलाही, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी समेत 4 मुल्जिमान अदालत पहुंचे और हाजिरी मुकम्मल करवाई। दौरान समाअत तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि मोहम्मद खान भट्टी और वाजिद भट्टी ने गुज़श्ता हफ्ते तफ्तीश ज्वाइन की है। उन्होंने दस्तावेजात जमा करवाने की मोहलत मांगी है। कंपनी के शेयर होल्डर्स से मुतालिक तफ्तीश जारी है। शेयर होल्डर्स के तयन के बाद मोनिस इलाही को दोबारा तलब किया जाएगा। तफ्तीशी ऑफिसर का मजीद कहना था कि 47% रिकॉर्ड आ चुका है, जिसका अभी फोरेंसिक होना है। अदालत ने FIA को आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए मोनिस इलाही समेत दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में 14 जुलाई तक तौसीह कर दी। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चौधरी मोनिस इलाही का कहना था कि इंशाअल्लाह चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला मुंतखब होंगे। सूरत-ए-हाल बड़ी अच्छी है, अल्लाह का फजल है, इंशाअल्लाह ठीक हो जाए। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात पर मोनिस इलाही समेत दीगर के खिलाफ 24 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर रखा है। कैमरामैन नासिर अंसारी के साथ शकील सईद, 92 न्यूज़, लाहौर। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान का कहना है कि पंजाब में शफाफ इलेक्शन हुआ तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। नून लीग के 4 MPAs हमारे पास आ रहे हैं। पंजाब में हमारी तादाद 173 हो जाएगी। मौजूदा हुकूमत ने महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया है। हुकूमत ने इक़्तिदार में आकर सिर्फ अपने केसेस क्लियर करवाए। हम सिंपल ये चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और अगर फ्री एंड फेयर इंशाल्लाह इलेक्शन हुए तो आप देखेंगे कि 22 तारीख को अल्लाह के फजलो करम से PTI की पंजाब में गवर्नमेंट होगी। कल इंशाल्लाह जो हमारे 5 ओथ उठाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम हो जाएंगे 173 पे 173 पे। और वहाँ कुछ मुझे लगता है कि नून लीग में 2-4 MPA साहिबान का डेंट पड़ चुका है। इस हुकूमत ने देखें कि 3 महीने में इन्होंने डीजल का क्या कर दिया है, इन्होंने पेट्रोल का क्या कर दिया है, इन्होंने खाने पीने की चीज़ों का क्या कर दिया है। जबकि रहनुमा तहरीक इंसाफ और खबीब का कहना है कि नून लीग वोट को इज्जत छोड़कर पाँव के जूते पॉलिश कर रही है। मुल्क में पॉलिश की कमी हो गई है। शहबाज शरीफ से पूछो, उसने अमेरिका के खौफ से रूसी सदर को सस्ते तेल के लिए टेलीफोन क्यों नहीं किया। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा जी गुरु नानक ननकाना साहब के बाद पाकिस्तान दुनिया भर में महात्मा बुद्ध के करोड़ों पैरोकारों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। 38 एकड़ पर मुहित मलेशिया के मारूफ गोंग जिन टेम्पल में गंधारा आर्ट की शानदार तस्वीरी नुमाइश जारी है। नुमाइश का एहतमाम बुद्धमत जनूब मशरकी एशिया की चीफ अबीस जोजंग की जानिब से किया गया, जो पाकिस्तान में महात्मा बुद्ध के हज़ारों साल पुराने तारीख़ी विरसे और रूहानी मकामात से मुतासिर हुई हैं। तारीख़ी विरसे की खूबसूरत नुमाइश का मज़ीद अहवाल जावेदुर रहमान की इस रिपोर्ट में देखिए। गंधारा एक कदीम तहजीब है जो मौजूदा दौर के काबुल, पेशावर, सवात और
ٹیکسلا کے علاقوں میں بستی تھی اور جس کے آثار اب بھی شمال مغربی پاکستان اور مشرقی افغانستان میں موجود ہیں۔ ٹیکسلا کے علاوہ پشاور، سوات، سید و شریف اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں پھیلے گندھارا کے آثار قدیمہ کا یہ بڑا سلسلہ بدھ مذہب کے لیے ایک اہم اور خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ پہلی صدی عیسوی سے لے کر 7ویں صدی عیسوی تک عروج پر پہنچنے والی گندھارا تہذیب کی خوشبو ملیشیا اور جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک میں بھی پھیلنے لگی۔ پاکستان کی میزبانی میں مارچ 2022 میں منعقد کی گئی بین الاقوامی بدھزم کانفرنس کے دور رس نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے۔ بدھ مت جنوب مشرقی ایشیا کی چیف ایبس میڈم جو چنگ کی جانب سے ملیشیا کے معروف گانگ زن بدھ ٹیمپل میں گندھارا آرٹ کی شاندار تصویری نمائش جاری ہے۔ تصویری نمائش میں پاکستان میں موجود گندھارا آرٹ کی تاریخی اور روحانی ورثے کو خوبصورت انداز میں اجاگر کیا گیا۔ گندھارا آرٹ پر جاری تصویری نمائش کو دیکھنے کے لیے ملیشیا اور گرد و نواح سے بدھ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد جوک در جوک کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے دورہ کرنے والی ٹیمپل کی عہدیدار مس زی شون نے مہاتما بدھ کے عظیم تاریخی ورثہ کی حفاظت کرنے پر حکومت پاکستان کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ Because before we visit this Pakistan archaeological site, we just learn the history from the books. Now we touch on the land of the Gandhara, which Buddha have been here, and this is the first thing as the Buddhist or the disciple we should experience and pilgrims in this holy land. Of course, for the tourism or the Buddhists, you are welcome to Pakistan to visit this holy land because Pakistan is very beautiful and also this place is very safe, not to worry about the safety. گندھارا آرٹ کی تصویری نمائش دیکھنے کے لیے آنے والے افراد پاکستان میں موجود مہاتما بدھ کے عظیم روحانی ورثے کی معلومات جان کر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ 92 نیوز کے ذریعے انہوں نے نہ صرف خود ان مقامات پر حاضری دینے کی خواہش کا اظہار کیا بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے مہاتما بدھ کے پیروکاروں کو بھی دعوت دی۔ Thank you very much to Pakistan people. They have go through so many difficulties to preserve this so various things in the world, not only to our religions. Actually, this is history, human history. I'm here with my family today, including my son and my brother. We have been exposed to folk concert for many years by now, and I'm very, very honored to be here. In fact, Pakistan has been in the list for our family trips. We will spread the words around about the uniqueness because of what we witness here today. I'm very, very surprised that in Pakistan we actually have Buddhist influence like this. 来参观这巴基斯坦的犍陀罗的展览，我非常很感动这个展览。 We feel very warm, and then we reach here early in the morning, and so everyone also coming around to have a visit. So it is our pleasure to see this Pakistan also in our Malaysia country. So we urge all of our citizens go and pay a visit to see our old nation, our tradition, also stay in Malaysia. Yeah, we are very welcome. Visit Pakistan before. There is a very beautiful country, and there is a lot of what they call it tupa in the in the Gandhara. I would like to invite all the community members come and visit the Gandhara. There's a beautiful country, Pakistan. ملیشیا میں پاکستانی ہائی کمشنر اور گانگ شن فاؤنڈیشن مشترکہ طور پر ملیشیا میں تمام بڑے مرکزی ٹیمپلز میں گندھارا آرٹ ایگزیبیشن اور روڈ شوز کا انعقاد کر رہی ہے، جس سے نہ صرف ملیشیا اور جنوب مشرقی ایشیا میں بدھ کمیونٹی کو گندھارا تہذیب کی حقیقی بنیادوں کو سمجھنے کا موقع ملے گا بلکہ اس سے پاکستان میں مذہبی سیاحت کے فروغ کے لیے نئے باب بھی کھلیں گے۔ I would like to invite our all entire Buddhist community living the globe to visit Pakistani mountains to feel and realize the original, real essence of spiritualism of great Buddha in the mountains and beautiful valleys of Pakistan. With my camera team, Javed Rahman, Tangzing Temple, Kuala Lumpur, Malaysia. پاکستان کے ہائی کمشنر برائے بنگلہ دیش عمران احمد صدیقی نے وزارت امور خارجہ کے چیف پروٹوکول امان الحق سے ملاقات کی اور انہیں وزارت امور خارجہ کے لیے اسلامی کیلیگرافی کا
تحفہ دیا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کے ہائی کمشنر برائے بنگلہ دیش عمران احمد صدیقی وزارت امور خارجہ گئے، جہاں چیف پروٹوکول امان الحق سے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری سمیت دیگر معاملات بھی زیر بحث لائے گئے۔ ہائی کمشنر عمران احمد صدیقی نے چیف پروٹوکول امان الحق کو اسلامی کیلیگرافی کا تحفہ دیا، جسے امان الحق نے خوب سراہا۔ یہ کیلیگرافی پاکستان کے نامور نقاش اصغر علی نے کی ہے، جو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقاش ہیں۔ چیف پروٹوکول افسر امان الحق نے پاکستان ہائی کمیشن کی جانب سے تحفے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ یہ فن پارہ وزارت امور خارجہ میں آویزہ کیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے والی کاروباری شخصیات اور اداروں کی حوصلہ افزائی کے لیے الکس بزنس اینڈ ٹیلنٹ ایوارڈ شو کا انعقاد کیا گیا، جس میں سوشل میڈیا سٹارز، شوبز شخصیات اور معروف عرب کاروباری افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں ڈانس مقابلہ بھی ہوا، جو مہمانوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ سید مدثر خوشنود کی رپورٹ۔ مرینا دبئی میں لگژری کروز پر الکس بزنس اینڈ ٹیلنٹ ایوارڈ شو کا انعقاد کیا گیا۔ یاٹ پارٹی میں کاروباری گروپس کو غیر معمولی اقدامات پر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ رنگا رنگ ایوارڈ شو کے مہمان خصوصی دبئی کی معروف کاروباری اور سماجی شخصیت ڈاکٹر بو عبداللہ اور ڈاکٹر عثمان ظفر تھے، جنہوں نے نمایاں خدمات سر انجام دینے والی شخصیات اور اداروں کو امارات کی خوشحالی کے لیے قیمتی سرمایہ قرار دیا۔ ایوارڈ شو میں شوبز اور فیشن انڈسٹری سے منسلک شخصیات سمیت ٹک ٹاک سٹارز نے بھی حصہ لیا اور اپنے فن کا مظاہرہ کر کے خوب داد وصول کی۔ ایوارڈ شو کے مہمان خصوصی ڈاکٹر بو عبداللہ، ڈاکٹر عثمان ظفر اور میزبان کمپنی کے چیئرمین شکیل احمد میر، چیف آرگنائزر اقرا گروپ کی چیئرپرسن جویریہ گل اور سی ای او محمد اعجاز منیر، سارا خان سمیت دیگر مہمانوں کا کہنا تھا کہ اس قسم کی تقریبات کا انعقاد خوش آئند ہے، کیونکہ ان سے کاروباری کمپنیوں اور شخصیات کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ کامیاب ایونٹ کے انعقاد پر معزز مہمانوں کی جانب سے آرگنائزرز کو مبارکباد پیش کی گئی۔ I'm happy to be here. Thank you for X group. He's invited me to be part of this special event. His ceremony award. مجھے بہت زیادہ خوشی اس بات کی کہ میں نے صرف انوائٹ کیا، اسپیشلی آپ کو بھی کہا تو آپ نے مجھے انکار بھی کیا، پھر بھی آپ ادھر ہیں، تھینک یو سو مچ۔ اینڈ ایز یو نو مسٹر ابو عبداللہ ہیئر، مسٹر یعقوب ہیئر، اینڈ only one request, they will come here. مجھے پتا تھا کہ کس کو ایوارڈ دینا چاہیے، کس کو نہیں دینا چاہیے، اور سر سب ہی ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، اگر نہیں بھی ڈیزرو کرتے مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو زیادہ دینا چاہیے، کیونکہ ان کو تھوڑا سا وہ ملتا ہے نا، بوسٹر ملے گا تو وہ اچھا کام کریں گے۔ یہ لوگ بڑا زبردست رول پلے کر رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا، تو ہم نے کہا کہ ان کو بھی موقع دیا جائے، ان کو اپریشیٹ کیا جائے۔ بیسکلی ہم بزنس کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہم انٹرپرنور ہیں اور ہم انویسٹرز کو اور اسٹارٹ اپس کو ملاتے ہیں، اور ہم بیسکلی پاکستانی کمیونٹی کو ہم گیٹ ٹوگیدر اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں بیسکلی۔ دس از این ایکسیلنٹ اپرچونیٹی، اسپیشلی پاکستانیوں کے لیے جو ہے ہم نے بہت ساری جاب اپرچونیٹیز جو ہے وہ کریٹ کی ہیں، تو جوائن اس ان اے گڈ کاز، اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں مل کے۔ We wanted to advertise our company since we called big sheikhs, influencers, TikTokers to join us, and it was very good working here with the company, with the team and everything. A really great pleasure for me. Javeri ke saath, Sara ke saath, we are just coordinating to organize this kind of event. اور I'm very happy and surprised. مہمان خصوصی ڈاکٹر بو عبداللہ، ڈاکٹر عثمان ظفر، شکیل احمد میر نے بزنس کمپنیوں کے نمائندوں میں ایوارڈز تقسیم کیے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، 92 نیوز، دبئی، متحدہ عرب امارات۔